हाँ हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट में स्वागत है। इंग्लिश विथ एन.के सर। और आज हमारे यूट्यूब पे आज पहली एक क्लास मैं डालने जा रहा हूँ जो रिलेटेड है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अभी बहुत सारे हमारे वीडियोस जो है एक हफ्ते के अंदर जो है अपलोड होंगे और ये पहला जो है लेक्चर जो है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जहाँ तक ग्रामर का सवाल है, यह टॉपिक बहुत ही क्रूशियल होती है क्योंकि एक लैंग्वेज को लिंक करने के लिए आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे की लैंग्वेज को और जो एलिमेंट्स आप आएंगे उसको आप कायदे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स की। आइए हम आपको पहले शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है तो उनको लगता है कि लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है। अल्फ़ाबेट होता है ए से जेड तक के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। जो हमारा ए से जेड तक का समूह है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट is a group of letters। अल्फ़ाबेट क्या है? लेटर का एक समूह है और किसी भी भाषा का एक ही अल्फ़ाबेट होता है। आप हिंदी का एक अपना अल्फ़ाबेट होगा, अंग्रेजी का अपना अल्फ़ाबेट होगा, जर्मन का अपना अलग अल्फ़ाबेट होगा। और इस पे बहुत सारे सवाल पूछ दिए जाते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बैंक एसएससी में जब सवाल आते हैं। तो इस पे एक सवाल आया था, मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स in English language। यहाँ पे एक पार्ट मैंने कर दिया, पार्ट बी कर दिया, पार्ट सी कर दिया और पार्ट डी कर दिया। नो एरर। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो मैंने अभी अपने पहले ही बात बताया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है कि ए से जेड तक के समूह को अल्फ़ाबेट करते हैं और हर लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट होता है और इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देखिए 26 अल्फ़ाबेट्स। ये इसको एक पार्ट कर लीजिए, ए पार्ट हो गया, या बी पार्ट या सी पार्ट। अब 26 अल्फ़ाबेट्स होगा कि 26 लेटर्स होंगे? यह पार्ट गलत है। यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं, लेटर्स होगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट तो एक ही हर एक भाषा का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो यह बात समझ में आ गई कि अल्फ़ाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी ए से जेड तक के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब लेटर क्या है? लेटर किसे कहते हैं? लेटर इज द पार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट। लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। लेटर इज द पार्ट ऑफ alphabet। Letter is the part of alphabet which helps to make a new word। लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। जो लेटर होता है वह अल्फ़ाबेट का अंग होता है और एक नया शब्द बनाने में। लेकिन लेटर को जो सबसे बड़ी बात है
कि लेटर को हम कैसे पहचानेंगे, तो लेटर क्या करता है, लेटर रिप्रेजेंट्स साउंड। लेटर को हम साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने कहा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो यह हमारा लेटर जो है साउंड से रिप्रेजेंट होता है, अर्थात हम उसको साउंड से आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट मैंने डील किया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, दूसरा मैंने लिया कि लेटर क्या होता है, और लेटर क्या है कि वह अल्फ़ाबेट का पार्ट होता है जो एक नया शब्द बनाने में वो सहायता करता है, विच हेल्प टू मेक अ न्यू वर्ड। अब लेटर को हम साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली बात आती है कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड किसे कहते हैं? A well arranged group of letters. A well arranged group of letters which makes a well arranged group of letters which makes a complete sense. Complete sense is called a letter. A well arranged group of letters, जब लेटर को वेल अरेंज कर दिया जाए, जैसे अगर हम कह दें गो, अगर इसको हम सही ढंग से अरेंज नहीं करेंगे और ओजी कर दें तो क्या कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक सेंस हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अ वर्ड। अब एक वर्ड को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज की आवश्यकता होती है वह वावल और कॉन्सोनेंट। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस वावेल, कुछ लोग वावेल कहते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वावल। वावल और कॉन्सोनेंट्स, वावल और कॉन्सोनेंट को मिला के ही एक वर्ड का निर्माण किया जा सकता है। तो मैंने तीन चीज डिस्कस किया कि अल्फाबेट क्या कहते हैं, लेटर क्या कहते हैं और वर्ड क्या होता है। ये तीन चीज़ों को जानने की जरूरत के बाद, अब इन तीन चीज़ों के बाद जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है कि इंग्लिश कैसे अस्तित्व में आती है, कैसे हम इसको जान पाएंगे, तो किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको जो सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट की जरूरत पड़ती है। अल्फ़ाबेट से लेटर आता है और लेटर के बाद वर्ड, और जब वर्ड मिलते हैं तब हमारा निर्माण होता है सेंटेंस का। एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक अल्फ़ाबेट, लेटर और वर्ड, ये सब मिलके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? अब ये भी जान लीजिए कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? Sentence is a
group of words which sentence is a group of words which makes a complete sense is called a sentence. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस दे। कई शब्दों को मिला के जब कोई एक कंप्लीट अर्थ निकले तो उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो अल्फाबेट, लेटर और वर्ड मिलके किसका निर्माण करते हैं? सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और सेंटेंस को हम आज लेते हैं और इस पे बहुत सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे तत्व की ज़रूरत पड़ती है, ईंट की, सीमेंट की, बालू की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह एक सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सारे ग्रामेटिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना इसके जो है जाने आप सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए किन किन बेसिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेंटेंस के तहत जो है कि सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक सेंटेंस की संरचना करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। बहुत सारे लर्नर्स, स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पूछ दिया जाता है तो उनको लगता है कि वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो एक ही होता है। इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वर्ब पे भी चर्चा होगी। जैसे हम कहें कि राम, बहुत साधारण एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम राइट्स अ बुक। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के बारे में यही होता है कि सब्जेक्ट को डूअर कहा जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट को डूअर कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हूं कि राम इज माय फ्रेंड। तो यहां पे राम क्या कर रहा है? कोई कार्य कर रहा है? यहां पे तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन है कि राम मेरा दोस्त है। तो आज से यह जानिए कि सब्जेक्ट को डूअर के साथ साथ इसको टॉपिक भी कहा जाता है। टॉपिक माने जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी राम के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में हम बात करते हैं। और अगर किसी के सब्जेक्ट को, किसी भी इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल क्लास होता है किसी शब्द का, एक शब्द को उठाइए तो उसके बहुत सारे ग्रामेटिकल क्लास होते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को ही मैं ले लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब करूँगा, अगर मैं इस सब्जेक्ट को ही ले लूं तो यह सब्जेक्ट क्या है, इसका ग्रामेटिकल क्लास क्या है। अगर सबसे पहले विद्यार्थी का, स्टूडेंट्स का यह नजरिया होना चाहिए कि कोई भी वाक्य लिखा जाए, कोई भी इंग्लिश का शब्द लिखा जाए तो उसके ग्रामेटिकल क्लास को पहचानिए कि यह नाउन है, प्रोनाउन है, और एक शब्द कई पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा करते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत सारे रोल अदा करते हैं। किसी के लिए आप
हस्बैंड हैं, किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए बहुत सारे रिलेशन को करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में एक शब्द कई पार्ट्स ऑफ स्पीच को रोल करता है। अब जैसे एक सब्जेक्ट मीन्स तो एक डूअर हो गया, देखिए मैं बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट का अर्थ हो गया जो कार्य करे, एक सब्जेक्ट का अर्थ हो गया सिटीजन, और एक सब्जेक्ट का अर्थ हो गया टॉपिक, विषय। तो सब्जेक्ट के ये तीन अर्थ हो गए, और यह तीनों काम क्या करता है? नाउन है, ये तीनों है। और सब्जेक्ट का ग्रामेटिकल क्लास वर्ब भी होता है। जैसे अगर हम कहें कि दिस मैटर इज सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, तो यहां सब्जेक्ट का अर्थ हो जाएगा अधीन होना। ध्यान दीजिएगा, यह सब्जेक्ट का अगर वर्ब के ग्रामेटिकल क्लास से देखेंगे, अगर सब्जेक्ट को वर्ब बनाएंगे तो यहां पे यह जो है दिस इज सब्जेक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यहां सब्जेक्टेड वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहां सब्जेक्ट का अर्थ होता है अधीन होना। सब्जेक्ट डूअर भी कहते हैं। वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया, यहां पे क्या है? सब्जेक्ट का मतलब क्या? सिटीजन। और सब्जेक्ट जो विषय आप पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी है वह विषय है। तो सब्जेक्ट का तीन अर्थ है, वर्ब के रूप में अधीन होना। तो बहुत सारी चीज के ग्रामेटिकल क्लास को आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे अगर हम बहुत सारे शब्द हैं, अगर हम पेन मार्कर है, मैं इससे लिख रहा हूं, अगर मैं आपके सामने यह कह दूं कि यह पेन है, यह क्या है? पेन वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि क्या है? तो बहुत सारे आप में से लर्नर यही समझेंगे स्टूडेंट कि पेन एक नाउन है, लेकिन यह नाउन तो है ही, लेकिन इसके साथ यह वर्ब भी है, इसके साथ यह एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब यह तो यूज बताएगा ना, किसी को एक ग्रामेटिकल क्लास में फिक्स करना यह ठीक बात नहीं है। अगर हम यह कह दें कि पेन, तो पेन नाउन है, आई राइट विथ पेन, पेन नाउन हो गया। अगर मैं कहूं कि आई पेन्ड माई थॉट्स, तो यहां पेन वर्ब हो गया। अगर कह दें कि ही इज माई पेन फ्रेंड, तो यहां पेन फ्रेंड, पेन यहां क्या है? यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एक बात और गौर से सुनिए, जो पेन है मैक्सिमम लोग एडजेक्टिव प्रोनाउंस करते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। For your kind information, this is pronounced as adjective, but most of the people pronounce it adjective. Here D is silent. इस पे कभी एक वीडियो में डालूंगा फोनेटिक्स पे। यह हमारा प्राइमरी जो है पहला लेक्चर चल रहा है और बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सबसे पहले यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ग्रामेटिकल क्लास पहचानना पड़ेगा, तब तो उसके बाद उसके काम को जानेंगे। तो सब्जेक्ट माने क्या? डूअर, टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और यह बुक क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। यह बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसपे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, जिसपे कोई कार्य किया जाए, यानी रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट को रिसीवर, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप टेबल पर बैठे हैं, पेन का प्रयोग कर रहे हैं, दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप पे प्रभाव पड़ रहा है। मेरे पढ़ाने से कितनी चीजों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो यह जो है रिसीवर है, और जो रिसीव करता है उसे सफरर भी कहते हैं। यह सफरर, जो रिसीवर होता है वह सफरर होता है। एक नया कॉन्सेप्ट जानिए। अभी तक आपने डूअर और रिसीवर पढ़ा होगा, लेकिन एक नई बात यह जानिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपका सीधा सीधा ये जवाब होना चाहिए कि सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब यह ऑब्जेक्ट है, यह रिसीवर है, सफरर है। हमारे पढ़ाने से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। अब हम कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट माने डूअर,
लेकिन इस सब्जेक्ट में डूअर क्या है, राम क्या कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। तो सीधी बात ये जानिए कि डूअर के साथ टॉपिक, सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और ऑब्जेक्ट वह है जो एक्शन को रिसीव करता है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट्स, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के प्रकार। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के कितने प्रकार होता है? एक ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह नॉन लिविंग थिंग को बताता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डायरेक्ट को लिविंग मान लेते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह नॉन लिविंग थिंग को बताता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो है यह लिविंग थिंग को बताता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाने का कार्य दो ही लोग करते हैं, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन से ही तो सब्जेक्ट का निर्माण होता है, और ऑब्जेक्ट का भी निर्माण हमारा नाउन और प्रोनाउन, यानी कहने का मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्माण नाउन और प्रोनाउन से होता है। तो सब्जेक्ट वह है। अब इसमें बात आती है कि नाउन क्या है, इस पे हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लिखा जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, माई फादर gave me a book, gave me a book। यहां पे देखिए हम दो ऑब्जेक्ट पाए हैं, एक मी है और एक बुक है। तो इसमें लिविंग कौन है? मी है, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और यह बुक क्या हुआ? नॉन लिविंग है, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो सामान्यतः जो है पहले इनडायरेक्ट आता है, बाद में डायरेक्ट आता है। इस पे एसएससी में एक सवाल आया हुआ था, इसी पे आया था कि पैसिव वॉइस बनाना था कि दोनों ऑप्शन दिया था, और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है किताब में कि अ बुक वाज गिवन टू मी बाय माय फादर, या आई वॉज गिवन ए बुक बाय माई फादर। दोनों ऑप्शन था और दोनों ऑप्शन में सही बताना था कि कौन सही है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो पहले है, अगर दोनों ऑप्शन दिया गया हो तो आप जो है प्रेफर करेंगे दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों, और ये सवाल आया भी था एसएससी में, और दोनों अगर ऑप्शन दिया गया हो तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाना पड़ेगा। तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय माई फादर, ये ऑप्शन सही है, और दोनों ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों दिया गया हो तो इस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है,
और ऐसी स्थिति के लिए आप या तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं या फार का प्रयोग करते हैं। और टू और फार का प्रयोग करके आप जो है कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहले अ बुक को लेते हैं तो अ बुक वाज गिवन टू मी बाय माय फादर। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेंगे तो आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन दिया गया हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बनाकर आपको पैसिव बनाना पड़ेगा और वही सही माना जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक मैंने बताया आपको कि अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब बात आती है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब क्या है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। वर्ब वह है, इसको कहा जाता है कि वर्ब जो है एक्शन स्टेट। वर्ब जो है एक्शन भी बताए, स्टेट भी बताए और पोजीशन भी बताए। एक्शन, स्टेट और पोजीशन, यह तीनों चीज बताने का काम कौन करता है? वर्ब करता है। तो आप यह कह सकते हैं कि अ वर्ब इज ए वर्ड, अ वर्ब is a word which expresses the state and action of a subject। वर्ब क्या है? वर्ब जो है स्टेट और एक्शन को बताए। सब्जेक्ट का एक्शन क्या है और स्टेट क्या है। तो इसमें भी जैसे मैं यह कहूं कि ही इज a teacher, he is a teacher, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यह जो है स्टेट ऑफ बीइंग है, यह है स्टेट ऑफ बीइंग। यह बस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह क्या है, टीचर है। अगर मैं दूसरा वाक्य लिखूं कि he has a car, तो यहां पे है स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन। तो वर्ब जो है हमारा एक्शन भी बताता है, स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। जैसे अब स्टेट ऑफ पोजीशन, कोई चीज़ आप पोजेस करते हैं तो वह भी वर्ब बताने का काम करता है। स्टेट ऑफ बीइंग जो है कि आप हैं क्या, तो वो भी वर्ब बताने का काम करता है। जैसे अगर यह वर्ब कहे, वर्ब का एक रूल यह है कि पोजीशन के साथ साथ स्टेट और एक्शन, तो हम इस सीधी सीधी बातों में कह लें कि वर्ब तीन काम करता है। यह एक्शन को डिनोट करता है, स्टेट को बताता है और पोजीशन को बताता है। अगला वीडियो हमारा होगा कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं और वर्ब
का क्या रोल होता है एक सेंटेंस को बनाने में, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छा आपको बेहतर ढंग से पढ़ाएं।